नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेगुलर क्लासेस के बारे में बात करूँ तो रात्रि 9 बजे आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल होती है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मॉर्निंग में 7 बजे आपको स्पेशल क्लास अभी अवेलेबल है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपना गोल आरपीएससी सेलेक्ट करना है। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। गोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम खुद को इवैल्यूएट कर सके, इसलिए अनअकैडमी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाती है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस व फ्री कोर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। इंडिया का जो है लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं आंसर राइटिंग के सेशंस और साथ ही मेंटरशिप गाइडेंस जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अवेलेबल होती है, जिनको आप जरूर ज्वाइन करें। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है आपको फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है, सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को 25% स्कॉलरशिप। और वही अगर हम यहाँ पर बात करें आरपीएससी का जो है 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने के लिए फ्री। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए आपको फ्री। कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर एस प्रीलिम्स और मेंस के लिए और पटवार के लिए रिवीजन कोर्स। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन को एक साथ में करना चाहते हैं वह 10 BB रेफरल कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका, जो भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को आप यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। एक साल की फी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक साल की फीस मात्र आपकी 7,000 रुपये है और 2 साल की फीस जो है 8,400। इसमें भी अगर आप 10 BB रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कोर्स 6,300 और 7,560 रुपये में आपको ये कोर्सेज अवेलेबल होगा। 10 BB रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो इसको जरूर बताएं आप लोग। कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष उस समय कौन थे? 1942 की बात हो रही है। तो उस समय थे हीरालाल शास्त्री। ए हमारा यहाँ पर ए जिन्होंने भी आंसर दिया है, ए इज द राइट आंसर। युग में दे रखे आपको ABCD और उनके साथ में उनको सुमेलित करना है। जसनाथ जी, शीतला जी, झांबो जी और जीण माता। तो कौन सा कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। तो सुमेलित करना है आपको यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर 4 2 3 1 जो है आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो देखिए 4 2 3 1 बिल्कुल ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल आप ममता जी सही आंसर दे रहे हैं। 4 2 3 1 ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर। तो देखिए जसनाथ जी की आपको पता है, जसनाथ जी कहाँ पर है? करतार या सर बीकानेर में।
शीतला जी या शीतला माता, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए चाकसू। जाम्बो जी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जाम्बो जी जो है मुकाम नौका में, और जीण माता जो है रेवासा सीकर में। तो ये आप सभी लोगों को पता है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 4-2-3 प्रसिद्ध व्रतहरि मेला आयोजित किया जाता है, तो व्रतहरि मेले का आयोजन इनमें से किस जगह पर किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। व्रतहरि मेले का आयोजन जो है इनमें से किस जगह पर किया जाता है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में और सीकर में। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर आप लोग जो दे रहे हैं, तो व्रतहरि मेला अलवर में होता है, न कि भरतपुर का। भरतपुर आंसर दे रहे हैं, जो कि एक गलत आंसर है। व्रतहरि मेले का आयोजन जो है आपको यहाँ पर अलवर में मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। अली बख्शी ख्याल से, ख्याल जो है कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली? तो अली बख्शी ख्याल जो है यहाँ पर कौन से राज्य में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? करौली, इड़ावा, अलवर और चित्तौड़। अली बख्शी ख्याल जो है यहाँ पर कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? करौली, चिड़ावा, अलवर और चित्तौड़। ममता जी ने आंसर दिया है यहाँ पर सी। गजेंद्र सिंह जी ने आंसर दिया है बी। तो अली बख्शी ख्याल की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल अलवर जो आंसर दे रहे हैं आप ममता जी, एकदम सही आंसर है। अली बख्शी ख्याल जो है अलवर से। तो अली बख्शी अलवर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मेहराब की सहायता के लिए किस राज्य ने जो है यहाँ पर सैनिक सहायता भेजी? कोटा मेहराब की सहायता के लिए यहाँ पर कौन सा राज्य सैनिक सहायता भेजता है? बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर। तो कौन सा राज्य सैनिक सहायता भेजता है, ये आप लोगों को बताना है। तो 1857 के संग्राम में यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर राज्य सैनिक सहायता भेजता है? बिल्कुल ए आप आंसर जो दे रहे हैं वो सभी गलत दे रहे हैं। करौली जो है यहाँ पर सहायता भेजता है। एक दूसरे को देखकर आंसर मत दीजिए आप। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ परगना रिविगत के लेखक कौन? तो इनमें से कौन है लेखक मारवाड़ परगना रिविगत के लेखक? दयाल दास, चारण शिवदास, मुहम्मद नैन्सी और पद्मनाथ। मारवाड़ परगना रिविगत के लेखक जो है इनमें से कौन है, ये आप लोगों को बताना है। मारवाड़ परगना रिविगत के लेखक जो है इनमें से कौन है, ये आप लोगों को बताना है। दयाल दास, चारण शिवदास, मुहम्मद नैन्सी और पद्मनाथ। बिल्कुल सी आप जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर गजेंद्र जी, ममता जी, मुहम्मद नैन्सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? मेवाड़ में यहाँ पर रागमाला चित्रांकन कौन बनाता है? साहेबदीन, सफी मोहम्मद, श्रीरंगधर और बिशन दास। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को चित्रित यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है?
तो यहाँ पर कौन चित्रांकन करता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें साहेबदीन करता है, ठीक है, ना कि श्रीरंगधर। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साहेबदीन। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात? कौन सी जो जगह है यहाँ पर चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? बिजलोई, उमेद भवन, शिव निवास और जल महल। कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? और चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात जो है यहाँ पर उमेद भवन, सभी को पता होगा। और उमेद भवन कौन से जिले में है ये भी बता दें, उमेद भवन या चित्तर पैलेस। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर को दर्शाते हैं? तो इनमें से वे कौन से दो जिले हैं हमारे राजस्थान से जो न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर को दर्शाते हैं? गंगानगर व झुंझुनू, कोटा व डूंगरपुर, कोटा व डूंगरपुर व कोटा और झुंझुनू व सीकर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर को दर्शाते हैं? तो न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल दो। देखिए सी कैसे होगा, आप जो है अगर हम बात करें कोटा, आप लोगों को पता है यहाँ पर कोटा जो है अधिकतम शहरी में है, तो अधिकतम शहरी में होगा तो न्यूनतम ग्रामीण हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर कोटा जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व किस जगह पर? सिरोही व जालोर में, जालोर व जोधपुर में, बाड़मेर व जालोर में और सीकर व झुंझुनू। कुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ पर है, ये बता दीजिए आप लोग। कुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो सिरोही में है और जालोर में। कुंदा माता का मंदिर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो भी आपको कहाँ मिलता है, जालोर में मिलता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इनमें से वे कौन सा जिला है जहाँ पर नवलखा झील है? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। हेलो राहुल कुमार जी, स्वागत है आपका भी क्लास में। तो नवलखा झील जो है हमारी यहाँ पर बूंदी में है। 11वें का नहीं पता, कोई बात नहीं, बूंदी में है हमारी नवलखा झील। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां स्थित हैं। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां इनमें से किस जगह पर है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और पश्चिमी अरावली। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां। तो यहाँ पर भानगढ़ व सिरावासा श्रेणी जो है कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है।
तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ए या एक, जो भी एकदम सही आंसर है। उत्तरी अरावली में स्थित है। बानगढ़ आप लोगों को पता है कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर जो है अरावली के उत्तर में ही है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ये आप जरूर ध्यान रखिए, भारत सरकार के सोलर सिटी कार्यक्रम का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो कौन सा सोलर सिटी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है इनमें से। तो सोलर सिटी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है उदयपुर। बाकी जयपुर, जोधपुर व अजमेर तीनों ही यहाँ पर सोलर सिटी कार्यक्रम के हिस्से हैं। अगला प्रश्न, मूल्यह्रास को यह भी कहते हैं। तो मूल्यह्रास जो है क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी का संचय, स्थिर पूंजी का व्यय, स्थिर पूंजी का उपभोग और स्थिर पूंजी का स्टॉक। मूल्यह्रास जो है इनमें से किसे कहते हैं? मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं या क्या किसे कहते हैं? तो स्थिर पूंजी का उपभोग, बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं आप पर, बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहे हैं। 15 ये सुना ही आज है मैंने तो। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब होता है स्थिर पूंजी का उपभोग। मूल्यह्रास का देखिए, मूल्य ह्रास का मतलब कमी होना, मूल्य में कमी होना। मूल्य में कमी कब होगी? जब हम किसी चीज को उपभोग कर लेंगे। 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि थी, दर थी। तो 10 वर्षों में जो है हमारी यहाँ पर कितनी वृद्धि दर होती है, ये आप लोगों से पूछा है। 21.5%, 17.7%, 17.5% और 17.2%। कितनी हो दशकीय वृद्धि दर रही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है कितनी रहती है? तो 17.7%। बिल्कुल जो है बी आंसर जो दे रहे हैं आप गजेंद्र सिंह जी, बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। ये नहीं होगा हमारा, 21.5 नहीं, 17.7% जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले तीन राज्य कौन से? तो यहाँ पर अभी भी जो है यहाँ पर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले तीन राज्य यही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड इवनिंग जी, सरिता कुमारी जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक नंबर आंसर सही होगा। किसी कम, किस कंपनी को वस्तु व सेवा कर के तंत्र के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया? तो जीएसटी है, उसके सेवा प्रदाता के रूप में यहाँ पर किस कंपनी के साथ में नियुक्त किया गया है, किस कंपनी के साथ में यहाँ पर टाई अप हुआ? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और ओरेकल।
यहाँ पर कौन सी कंपनी को जो है वस्तु व सेवा कर तंत्र के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के रूप में यहाँ पर तो इन्फोसिस को यहाँ पर नियुक्त किया है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा इन्फोसिस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज के लिए स्वीकृत किए जाते हैं और अधिकतम राशि की अगर हम यहाँ पर बात करें स्वीकृत की जा सकती वह क्या है? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए और 15 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज जो है यहाँ पर स्वीकृत किए जाते हैं और अधिकतम रकम जो है यहाँ पर स्वीकृत की जा सकती है वो क्या है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा योजना के अंतर्गत तो अधिकतम जो है यहाँ पर स्वीकृत किए जा सकते हैं वो 15 लाख नहीं 10 लाख। बिल्कुल 2 नंबर जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 10 लाख। राहुल जी आप सही आंसर दे रहे हैं 10 लाख। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो कौन सी गैस यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं की अगर मैं बात करूँ तो वह है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय उष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप जो है इनमें से क्या है यह पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन फेडरेशन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। भूमंडलीय उष्मीकरण के सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप जो है क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। एक जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इनमें से वे कौन से व्यक्ति है जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लेते हैं? विलियम डिकबॉय, पिंडले सिरास, डी के आरवी राव और दादाबाई नौरोजी। कौन है जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लेते हैं? बफरिंग हो रहा है क्या एक बार बता देंगे आप लोग? तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले यहाँ पर दादाभाई नौरोजी। बिल्कुल 4 नंबर आप आंसर सही दे रहे हैं, 24 का डी। बिल्कुल दादाभाई नौरोजी जो है यहाँ पर नेशनल इनकम का अनुमान सर्वप्रथम लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल? तो राजस्थान में बकरी की प्रसिद्ध नस्ल जो है इनमें से कौन सी है? नागौरी, काकरेज, जखराना और चोकला। तो बकरी की प्रसिद्ध नस्ल जो है इनमें से कौन सी है ये आप लोगों को बताना।
नहीं हो रहा। बकरी की नस्ल बतानी है आपको। तो बकरी की नस्ल की अगर मैं बात करूं तो बकरी की नस्ल जो है यहाँ पर आपकी बिल्कुल सी आप आंसर जो दे रहे हैं जखराना, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शहर में रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर। एग्रो फूड पार्क इनमें से कौन से जिले में नहीं है, कौन से शहर में नहीं है, ये बताना आपको। कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो एग्रो फूड पार्क की अगर मैं बात करूं तो एग्रो फूड पार्क जो है यहाँ पर जयपुर में नहीं है। बाकी कोटा में है, जोधपुर में है, श्री गंगानगर में है और अलवर में। राजस्थान में सेज के विकास, सेज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक जो है यहाँ पर केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? रिको, RFC, IDBI और सिडबी। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो रिको के लिए यहाँ पर मुख्य एजेंसी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। सॉरी, सेज के लिए मुख्य एजेंसी जो है कौन सी है? तो सेज के लिए मुख्य एजेंसी जो है आपकी रिको है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? इनमें से वे कौन से राज्य है जिनकी संयुक्त परियोजना जो है माही बजाज सागर परियोजना? राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान व पंजाब और राजस्थान व हरियाणा। तो कौन सा जो है संयुक्त परियोजना है यहाँ पर, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहाँ पर कौन सी परियोजना है? तो बिल्कुल 2 नंबर आप जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये। बी आंसर होगा यहाँ पर, न कि ए। गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना। राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्थापित क्षमता जो है सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो ताप बिजली घर दिए गए हैं उनकी प्रस्थापित क्षमता जो है सर्वाधिक किसकी है? सूरतगढ़ कोटा बिजली घर की, कोटा ताप बिजली घर की, काली सिंध ताप बिजली घर की और छपड़ा ताप बिजली घर। सबसे अधिक प्रतिस्थापित क्षमता जो है इनमें से किसकी है, ये आप लोगों को बताना है। सूरतगढ़ की, कोटा की, काली सिंध की और छपड़ा की। राजस्थान में निम्न तापीय बिजली घरों में से सर्वाधिक प्रतिस्थापित क्षमता जो है किसकी है, ये पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक प्रतिस्थापित क्षमता यहाँ पर छपड़ा की है, न कि सूरतगढ़ की। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, छपड़ा विद्युत घर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित, राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजना इनमें से कौन सी है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, MG नरेगा परियोजना और DRDA प्रशासनिक योजना। तो कौन सी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रायोजित है, ये आप लोगों को बताना है।
तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जो है इनमें से कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजना यहाँ पर दो नहीं है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। एक नंबर आंसर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये आप जरूर ध्यान रखिए, ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? कितना अनुदान यहाँ पर दिया जाता है? 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख। तो राजश्री योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो बालिकाओं के लिए है, प्रति सकारात्मक रवैया और मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करती है। अनुदान की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अनुदान यहाँ पर जो दिया जाता है, तो आपका दिया जाता है 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है जी, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। 1948 में किन चार राज्यों को छोड़कर मत्स्य संघ का जो है यहाँ पर जोड़कर, छोड़कर नहीं सॉरी जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व कोटा, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ व करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। 1948 में किन चार राज्यों को छोड़कर जोड़कर यहाँ पर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है? तो ये आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। पहला चरण जब होता है तो मत्स्य संघ बनता है, तो उसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो ABCD से आप याद करते हैं इसको, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 4 नंबर ऑप्शन या डी जो है हमारा यहाँ पर सही। निम्नलिखित दुर्गों में से इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो यूनेस्को यहाँ पर विश्व विरासत स्थल किसको घोषित करता है? वैसरोडगढ़ दुर्ग को, मांडलगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को और बूंदी दुर्ग। 100 क्वेश्चन है। तो यूनेस्को यहाँ पर विश्व विरासत जो है इनमें से किसको करता है? तो विश्व विरासत स्थल जो है इनमें से किसको घोषित करता है, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर गागरोन दुर्ग है। तो कोई मुझे यहाँ पर ये बता पाएगा गागरोन दुर्ग जो है राजस्थान में किस जगह पर है? निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? गौरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य और वालन नृत्य। हाँ बिल्कुल, 10:30 बजे तक तो आराम से हो जाएगी क्लास।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोक नाट्य में जो है यहाँ पर कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता, तो 4 नंबर जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, 4 नंबर होगा डी यहाँ पर हमारा सही होगा, ना कि सी। ठीक है, वालर नृत्य था ऑप्शन। दाफला और मीरी पहाड़ियाँ स्थित है। दाफला व मीरी पहाड़ियाँ किस जगह पर स्थित है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और असम में। दाफला व मीरी जो है इनमें से किस जगह पर स्थित है? झालावाड़ आप बता रहा है। दाफला व मीरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दाफला और ये मीरी जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, दाफला मीरी अबोर इसमें। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी, तो 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो इनमें से वे कौन है जो भारतीय मरुस्थल सॉरी भारतीय मानसून और तिब्बतियन पठार के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं? एम टी यीन, एच फ्लोएन, पी कोटेश्वर और सी न्यूटन। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो यहाँ पर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं? डी आंसर दे रहे हैं और डी भी आंसर आ रहा है। तो भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के मध्य संबंध स्थापित करते हैं यहाँ पर टी कोटेश्वर। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं गजेंद्र जी। टी कोटेश्वरम जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में काल वैसाखी वर्षा की जो है सर्वाधिक अवधि जो है, मतलब सर्वाधिक कौन सी समय में जो है वर्षा घटित होती है? ये मध्य फरवरी से मध्य मार्च से मध्य अप्रैल से मध्य मई और मई का प्रथम सप्ताह। सर्वाधिक काल वैसाखी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है पठार प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित है? तो इनमें से कौन कौन से पठार जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित है? बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार और लद्दाख का पठार। तो इनमें से कौन कौन से पठार है हमारे, ये आप लोगों को बताना है। बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार और लद्दाख पठार। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर, मतलब कि ABCD। लद्दाख का पठार अलग है, बाकी सारे के सारे जो है हमारे यहाँ पर इन ऑप्शन में से जो है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। 16 वन है। 16 वन इनमें से क्या है? आर्द्र शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, एल्पाइन और ज्वारीय। 16 वन जो है इनमें से क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल फास्ट ही चल रहे हैं जी, जल्दी जल्दी जो है करने का ही प्रयास कर रहे हैं।
तो 16 वन जो है इनमें से क्या है, तो 16 वन जो है अगर हम यहाँ पर बात करें, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? ट्रांस गंगा मैदान, मध्य व निचला गंगा मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और गुजरात का दक्षिण पश्चिमी भाग। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 2 नंबर आंसर जो दे रहे हैं, मध्य व निचला गंगा का मैदान। मध्य व निचला गंगा का मैदान जो है यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर जो है सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? तो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित क्षेत्र हमारे भारत का कितना प्रतिशत है? लगभग 16%, लगभग 25%, लगभग 33% और लगभग 50%। सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित क्षेत्र जो है हमारे भारत में कितना? भारत में कितना क्षेत्र जो है गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित क्षेत्र है? बिल्कुल, ए जो आप लोग में आंसर दे रहे हैं, 16% क्षेत्र है हमारे भारत का। ये बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। सुमेलित करना है आपको मुख्य वृक्ष और वनस्पति के प्रकार को। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा, मैंग्रोव वन। तीसरा, मतलब सी, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। तो ये आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है एक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंग्रोव वन आप लोगों को पता है, सुंदरी वन। वही उष्णकटिबंधीय कटीले वन इसके सामने ही है। तो अगर दो ही अगर आप लोग यहाँ पर कर देते हैं, बी और सी का जो है 3 और 4। बी और सी का जो है आपका, अगर हम बात करें तो 4 व 3, सॉरी, 4 व 3। तो 4 व 3 जो है आपका 2 नंबर ऑप्शन में होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी जलवायु कृषि पेटी के अंतर्गत आते हैं? सीकर जिला, झुंझुनू जिला व नागौर जिला। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, डी जो है हमारा यहाँ पर अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सीकर, झुंझुनू व नागौर के संबंध में। बिल्कुल दो जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, अंतरस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से वे कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? मेज नदी, मैनाल नदी, मोरेन नदी और मानसी नदी। तो कौन सा नहीं है आप लोगों को ये बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? गंगा नदी तंत्र का भाग जो है यहाँ पर नहीं है, तो वो अगर हम बात करें तो सी व ई जो है हमारे यहाँ पर मोरेन व याजम जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। 16 वन है, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके थे। तो 16 वन जो है हमारे क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन 16 वन। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है? तो ये भी हमने बात कर ली थी। मध्य गंगा व निचला गंगा का मैदान बी। भारत का कितना क्षेत्र जो है इस गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति 16%, ये नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन गढ़वाल प्रदेश, चंबल बेसिन उत्खात भूमि, माही बेसिन छप्पन मैदान और बनास बेसिन बागड़ प्रदेश। तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सुमेलित नहीं की अगर मैं बात करूं तो ये बनास बेसिन जो है आपका वागड़ क्षेत्र जो है गलत आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल जो है, जो भी आंसर दे रहे हैं 4 नंबर या डी, वो हमारा सही आंसर है। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा, तो इसकी प्रमुख खाने कहाँ पर? टोंक व जोधपुर में, जयपुर व अलवर में, जयपुर व दौसा में और टोंक व अजमेर में। तांबड़े की जो है प्रमुख खाने कहाँ पर है? दशकों से राजस्थान जो है तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी प्रमुख खाने कहाँ पर स्थित है, यह बताना आप लोगों को। तो इसकी प्रमुख खानों की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जयपुर है व अलवर। कुछ ऊर्जा परियोजनाएं हैं और उनकी स्थिति है, ये आपको सुमेलित करनी है। तो ये जो डी है, ये आपका इधर आ गया, तो ये डी आपका इधर आ जाएगा। तो ऊर्जा परियोजना स्थिति के बारे में, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? दूसरा, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? और सौर ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ पर है? तो कौन सा कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बी आंसर सही है। तो देखिए, बड़ला सोलर पार्क की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो आप लोगों को पता है जोधपुर में है। अवशिष्ट ऊर्जा की अगर हम बात करें तो वो बालोतरा में है। तो अगर आप ये दो मिला लेते हैं तो भी आपका नहीं हो पाता। पवन ऊर्जा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पवन ऊर्जा जो है देव प्रतापगढ़ में है। और वही सौर ऊर्जा जो है खीवसर नागौर में। 4-3-1-2, सॉरी 4-3-2-1। 54 क्वेश्चन का जो है बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इनमें से किसका प्रयोग जो है यहाँ पर प्रकाशिक लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता? जल का, कांच का, प्लास्टिक का और चिकनी मिट्टी का। प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो प्रकाशित लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त इनमें से नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल चिकनी मिट्टी आप जो है सही आंसर दे रहे हैं। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर चिकनी मिट्टी ही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं? तो राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? ऐश्वर्या, सरस्वती, लक्ष्मी और रागेश्वरी। राजस्थान का तेल क्षेत्र जो है इनमें से नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम जो है इनमें से लक्ष्मी नहीं है, बाकी सारे राजस्थान के तेल क्षेत्र के नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सुमेलित? तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित है? एस्काराइसिस, लैम्ब्रिकोडिस विषाणु है, कॉलमेना टाइफी जो है माइक्रोप्लाजा है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है हमारा जीवाणु है। कौन सा गुण यहाँ पर सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। सुमेलित आप लोगों से पूछा गया है, नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा आपको। सुमेलित की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही दे रहे हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है आपको, यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखिए आप। श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं। दूसरा, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है। तीसरा, डिम्बाणु का उत्पादन यकृत में होता है। और चौथा, अकणीय श्वेत कणिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन जो है स्रावित करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सही स्टेटमेंट आप लोगों को बताना। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? 2 नंबर स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर जो है कणिका प्लीहा में नष्ट होती है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर आरबीसी का कब्रिस्तान जो है यहाँ पर प्लीहा को बोला जाता है। दो नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हवा में पराश्रवी तरंगों की चाल। तो हवा में पराश्रवी तरंगों की चाल बहुत कम होती है, चाल जो है बहुत अधिक होती है। चाल जो है तरंगों की चाल से अधिक होती है और पराश्रवी तरंगे और हवा की चाल जो है समान होती है। तो हवा में पराश्रवी तरंगों की चाल के बारे में पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। हवा में पराश्रवी तरंगों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत अधिक होती है। हवा में पराश्रवी तरंगों की चाल जो है बहुत अधिक होती है। 2 नंबर स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन, तो इनमें से सबसे बड़ा भारत के द्वारा विकसित किया गया उपग्रह प्रमोचक वाहन जो है कौन सा है? जीएसएलवी MK2 मार्क 2 जिसको हम बोलते हैं, जीएसएलवी मार्क 1, पीएसएलवी एक्सएल और पीएसएलवी सीए। तो कौन सा उपग्रह प्रमोचक वाहन है भारत के द्वारा विकसित किया गया?
तो भारत के द्वारा विकसित किया गया जो है यहाँ पर उपग्रह प्रमोचक वाहन है सबसे बड़ा। तो उसकी अगर हम बात करें तो GSLV MK2, GSLV मार्क 2। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का अभियान का भाग नहीं है? तो इनमें से नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का अभियान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? भारत नेट, ग्राम नेट, नगर नेट और जनता नेट। तो यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का जो है यहाँ पर भाग नहीं है? उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल जनता नेट जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? तो इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है ये आप लोगों को बताना है। रबड़, प्लास्टिक, सादा नमक और मोम। क्रिस्टलीय ठोस जो है इनमें से कौन सा है? रबड़, प्लास्टिक, सादा नमक और मोम। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात हो रही है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। तो क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर सादा नमक हमारा यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सादा नमक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा जो है यहाँ पर तत्व युग्म जो है वायुमंडलीय दाब व ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन व सीजियम, ब्रोमीन व मरकरी, मरकरी व लिथियम और मरकरी व आयरन। कौन सा यहाँ पर सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वायुमंडलीय दाब पर एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन व सीजियम, ब्रोमीन व मरकरी, मरकरी व लिथियम और मरकरी व ऑर्गन। सही आंसर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ब्रोमीन बस जो है मरकरी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण एस्बेस्टस, कपास के रोए, सिलिका और कागज की लुगदी। श्वेत फुफ्फुस का जो है यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है? श्वेत फुफ्फुस कैंसर जो है एस्बेस्टस, कपास के रोए, सिलिका और कागज की लुगदी। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का प्रमुख कारण है, तो श्वेत फुफ्फुस कैंसर का प्रमुख कारण है, एक नंबर आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर एस्बेस्टस। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में आवश्यकता की सांद्रता की वृद्धि कहलाती है? तो उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जो है आवश्यकता की सांद्रता की वृद्धि कहलाती है जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता और जैव संश्लेषण। जैसे जैसे पोषक स्तर में वृद्धि होती है वैसे ही वैसे आवश्यकता की सांद्रता की वृद्धि जो है यहाँ पर क्या कहलाती है? जैव संचयन, जैव आवर्धन,
जैव उत्पादकता और जैव संश्लेषण। कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए आप। यहाँ पर जो है आपको सभी प्रकार के प्रश्नों की अभ्यास करना चाहिए। उत्तरोत्तर पोषक स्तर में अविषाक्तता की सांद्रता की वृद्धि जो है यहाँ पर क्या कहलाती है? वो कहलाती है जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो इनमें से वे कौन सा है जो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? जूल, वॉट, किलोवाट घंटा और अश्व शक्ति। तो इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो विद्युत शक्ति के मात्रक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश बीटी आविश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम क्या है? इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम CRY, DRY, FTY और GRY। तो इस जीव को कोडित करने वाले का नाम बिल्कुल यहाँ पर CRY होगा। एक जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर वो हमारा सही आंसर है, CRY। निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है? ग्रेफीन, फुलरीन, कार्बोरंडम, डायमंड और कार्बाइन। तो इनमें से कौन कौन से जो है कार्बन के अपर रूप है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो कार्बन के अपर रूप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रेफीन, फुलरीन, डायमंड और कार्बाइन। ठीक है, कार्बोरंडम जो है यहाँ पर सी जो हमारा था कार्बोरंडम वो सही आंसर नहीं होगा, बाकी चारों होंगे। तो यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण जो है इनमें से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड होगा, ना कि सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सी आंसर जो दे रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था जो है यहाँ पर चौथी अवस्था मानी जाती है, ये आप लोगों को बताना है। शुष्क शुष्क बर्फ से, LPG से, पारे से और प्लाज्मा से। फोर्थ स्टेट जो है कौन सी है यहाँ पर मैटर की पदार्थ की चौथी अवस्था?
पदार्थ की चौथी अवस्था इनमें से किसको माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल प्लाज्मा से माना जाता है। और पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव व गैस तो है ही, आप लोगों को पता है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी जो है यहाँ पर प्लाज्मा से। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पर डी जिन्होंने भी आंसर दिया वो हमारा सही आंसर होगा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो हमको मिलता है वो किसका बहुलक है? इथाइलिन का, आइसोप्रीन का, स्टाइलिन का और वाइनिल क्लोराइड। तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है हमारा यहाँ पर बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और फिर बताना है कौन सा कहाँ पर है। पावागढ़ सौर पार्क, चरका सौर पार्क, बड़ला सौर पार्क और कामुती सौर पार्क। तो कौन सा सौर पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। फोर इज राइट। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, पावागढ़ सौर पार्क कर्नाटक में है, बड़ला सौर पार्क जो है राजस्थान में है, और चरका की अगर हम बात करें तो वो गुजरात में है, और कामुठी जो है आपका तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे के दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का आपको चयन करना है। ग्रेफाइट उष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट उष्मा का चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। डायमंड उष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। और डायमंड उष्मा का व विद्युत का कुचालक। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सही कूट का आपको चयन करना है। एक नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर ए व डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है उष्मा व विद्युत का जो है चालक है, और डी जो था हमारा उष्मा व विद्युत का कुचालक है डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म हमारा सही नहीं है? कुंवर सिंह बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहिब मुंगेर और मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद। तो कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नाना साहिब मुंगेर जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं। कछवाहा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो कछवाहा राजवंश के शासकों को जो है यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भगवंत दास, मान सिंह प्रथम, भाव सिंह और जय सिंह प्रथम। कछवाहा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एक, जो है 1 2 3 4, सीधे के सीधे जो है यही नाम है 1 2 3 4, आप जरूर ध्यान रखें। पुरातात्विक स्थल बागोड़ जो है अवस्थित लुणी नदी पर, बनास नदी पर, कोठारी नदी पर और चंबल नदी पर। बागोड़ जो है इनमें से किस जगह पर स्थित है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो पुरातात्विक स्थल बागोड़ जो है यहाँ पर कोठारी नदी पर बिल्कुल भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर, सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनको 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। कौन सा कूट सही है? सही कूट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 4 नंबर ऑप्शन जो है सही है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है पाषाण से, कांस्य से, रतिका से और चांदी से। हड़प्पा का प्रसिद्ध धड़ जो है इनमें से किससे निर्मित है? उसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल 1 नंबर आंसर सही है, पाषाण से निर्मित। कजरी गीत है महाराष्ट्र के भक्ति गीत, गुजरात के जनजातीय गीत, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत और पंजाब के प्रेम गीत। तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कजरी गीत, पंजाब के प्रेम गीत, बिल्कुल डी आंसर आप सही आंसर दे रहे हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत, यूपी के वर्षा गीत, सी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर है। हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना। ये चार बाग शैली के मध्य अवस्थित है और लाल बलुआ पत्थर मकबरे के निर्माण की मुख्य विषय वस्तु।
तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन मतलब कि दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। चारबाग शैली और मुख्य विषय वस्तु जो है लाल बलुआ पत्थर है। कुटियट्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। केरल की नाट्य कला है। दूसरा, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है कुटियट्टम के बारे में। कुटियट्टम के बारे में जो है पूछा गया आपको, तो कुटियट्टम के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी हमारे सही है। सर्वखल्लिंद ब्रह्मा जो है उद्धत है, ये किस जगह पर है? बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा एबीसीडी में से? तो सर्वखल्लिंद ब्रह्मा जो है यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में उत्कीर्ण है, जो है उद्धृत है। 4 नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया। कहाँ पर वन प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, नई दिल्ली में और टोक्यो में। तो वन प्लेनेट समिट का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया जाता है? पेरिस में किया जाता है, फ्रांस में। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति इन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया। विवेक मूर्ति, तरुण छाबड़ा, विदुर शर्मा और विनय रेड्डी। बस इसके बाद में 14 प्रश्न हमारे और हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है। तो वह कौन है? बिल्कुल 1 नंबर आंसर जो दे रहे हैं विवेक मूर्ति, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। जीरो फेल मिशन राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का सीक्रेट सर्विस का जो है एक अभियान। बी, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की संपूर्ण महिला विमान चालिका दल की जो है यहाँ पर उड़ान को दिया गया नाम। जयपुर में हाल में संपन्न आयकर छापों को दिया गया नाम। और कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पकड़ने हेतु हाल ही में खत्म किए गए अभियान को दिया गया। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप लोगों को बताना है।
जीरो फेल मिशन को जो है क्या है ये पूछा गया है। जीरो फेल मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बिना किसी जो है यहाँ पर अनिश्चित के जो है संपन्न कराने का सीक्रेट सर्विस का एक अभियान है। ये सी जो आंसर दे रहे हैं सी और डी ये सारे के सारे जो है गलत है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया? सिग्नल ऐप जो है इनमें से किसके द्वारा विकसित किया जाता है? मार्क जुकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, मॉक्सी मर्लिन स्पाइक और जॉन कून। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए आप 10 BB रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं। तो किसने जो है 2014 में सिग्नल ऐप का विकास किया? तो सिग्नल ऐप जो है यहाँ पर ब्रायन एक्टन, बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर ब्रायन एक्टन सही है हमारा 2 नंबर। वर्ष 2021 को अनुदान सहायता के लिए यहाँ पर 6 देशों को कोविड-19 टीकाकरणों की आपूर्ति जो है यहाँ पर शुरू की गई। तो इनमें से वे कौन सा देश है जो इस सूची में नहीं है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के लिए 6 देशों को कोविड-19 टीकों की जो है यहाँ पर आपूर्ति दी गई। इनमें से कौन सा देश इसी के अंतर्गत नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें से कौन सा देश? बिल्कुल अफगानिस्तान जो है इस सूची के अंतर्गत नहीं है। डी जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। ओडीओपी, ओडीओपी क्या है? वन डेवलपमेंट वन प्रोजेक्ट, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ओडीओपी जो है यहाँ पर किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। फुल फॉर्म क्या है ओडीओपी? ओडीओपी, तो ओडीओपी जो है यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट से संबंधित है, न कि प्रोडक्ट। तो 4 नंबर ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली जो है प्रतिस्थापित होगी। जो वर्तमान में 10+2 प्रणाली हमारी चल रही है वो किससे प्रतिस्थापित होगी? 2-3-5-5 प्रणाली से, 5+4+4+3 प्रणाली से, 5+3+3+4 प्रणाली से और 4+3+3+5 प्रणाली से। तो वर्तमान शिक्षा नीति से जो है यहाँ पर नई जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति जो है यहाँ पर क्या होगी ये आप लोगों से पूछा। नई शिक्षा नीति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 10+2 प्रणाली के द्वारा प्रतिस्थापित होगी। तो ये सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 5वीं तक, फिर 8वीं तक, फिर 11वीं तक और फिर 4। 5-3-3-4 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया। तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और सुदर्शन साहू। तो इनमें से वे कौन सा व्यक्ति है जिसे पद्म विभूषण प्रदान किया गया 2021 में?
पद्म विभूषण इसमें से किसको प्रदान किया गया? बिल्कुल यहाँ पर सुदर्शन साहू को प्रदान किया गया। 4 नंबर ऑप्शन या डी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना कौन सा स्थान अर्जित किया? वैश्विक सूचकांक में यहाँ पर भारतीय सेना कौन सा स्थान अर्जित करती है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया? तो भारतीय सेना कौन सा स्थान अर्जित करती है? तो भारतीय सेना जो है हमारा यहाँ पर चौथा स्थान अर्जित करती है। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? ताव, आर्य, वारसा और शक्ति। तो डीआरडीओ यहाँ पर 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का जो है सफल परीक्षण करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर साव का सफल परीक्षण करता है। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं साव, वो हमारा सही आंसर है। पराक्रम दिवस इनमें से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। पराक्रम दिवस जो है यहाँ पर किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में मनाया जाता है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। तो आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला हमारे भारत का पहला राज्य हमारा राज्य राजस्थान ही है। सी हमारा सही आंसर होगा। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क में स्थित कौन सा है? यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जगह पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जैसलमेर। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह स्थित है जयपुर में। ये हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको सम्मानित किया जाता है यहाँ पर गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार कॉपर प्राइवेट लिमिटेड को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, लेड व जिंक माइंस लिमिटेड को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर किसको जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020 का दिया जाता है? दो प्रश्न हमारे और हैं। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया जाता है, तो वह किया जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड जो है यहाँ पर एफएम प्रसारण के लिए है? 540 से 1600 किलोहर्ट्ज, 74 से 216 मेगाहर्ट्ज, 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज और 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति जो है, आवृत्ति का बैंड जो है कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड जो है इनमें से कितना होता है? एफएम की आप लोगों को पता होगा 88 से 108। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है? राजकोषीय घाटा 33,109 करोड़ रुपए था। कर राजस्व 11.87% गिर गया। गैर कर राजस्व 45% गिर गया। और राज्य जीएसटी जो है 25.48% नीचे चला गया। तो अप्रैल से सितंबर 2020 के मध्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है? तो असत्य कथन के बारे में अगर मैं बात करूं तो गैर कर राजस्व जो है 45% नहीं गिरता। सी हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो जिप्सम और लिग्नाइट के जो है प्रचुर भंडार वाले जो जिले हैं उनका सही युग्म आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। डूंगरपुर व भीलवाड़ा, बीकानेर व पाली, बीकानेर व बाड़मेर और बाड़मेर व नागौर। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का सही युग्म जो है यहाँ पर इनमें से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। अप्रोक्स जो है मैं आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो है फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो जिप्सम व लिग्नाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमको मिलता है बाड़मेर व नागौर। प्रमुख जिप्सम उत्पादक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नागौर, बीकानेर व जैसलमेर। और वही लिग्नाइट उत्पादक की अगर हम बात करें तो बाड़मेर, बीकानेर व नागौर। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी जिन्होंने भी आंसर दिया है बाड़मेर व नागौर, डी जो है 4 नंबर जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हमारा सही आंसर। राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर काला संगमरमर निकाला जाता है? फैसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फड़ौदी जोधपुर और देबारी उदयपुर। तो किस जगह पर जो है यहाँ पर आपका काला संगमरमर का पत्थर निकाला जाता है, ये जरूर बताएं आप लोग। तो काले संगमरमर के पत्थर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भैसलाना जयपुर में निकाला जाता है। और उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो संगमरमर का पत्थर आप लोगों को पता है तो राजसमंद में सर्वाधिक होता है। राजसमंद, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी व अजमेर का संगमरमर के पत्थर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो डोलोमाइटिक प्रकार का है। किस प्रकार का है वो? डोलोमाइटिक प्रकार का होने के कारण सफेदी उसमें कम मिलती है। और जैसे जैसे अशुद्धियां कम होती जाती है वैसे वैसे रंग कैसा होता जाएगा? सफेद होता जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें सफेद संगमरमर जो मकराना में मिलता है, तो सफेद जो संगमरमर है हमारा उसमें अशुद्धियां नहीं है। उसमें अगर अशुद्धि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें अशुद्धि जो है आपकी 0%। तो जैसे जैसे अशुद्धि कम होती जाएगी उसका रंग सफेद होता जाएगा और चमक भी उसके साथ ही साथ बढ़ती जाएगी। संगमरमर जो है सफेद संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण हुआ है, मकराना क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है। उसके अलावा सफेद जो है वो कैल्सिट टाइप का होता है। ये शेरवा, पेरवा, सिरोही, राजसमंद और मकराना नागौर में मिलता है। दूसरा हरा जो है सर्पेंटाइन प्रकार का होता है जो उदयपुर व डूंगरपुर में मिलता है। लाल जो है धौलपुर में, काला बैसलाना जयपुर में, गुलाबी उदयपुर के बाबरमल में, पीला जैसलमेर में, बादामी जोधपुर में, सतरंगी खादरा जो है यहाँ पर पाली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो था बैसलाना जो है काला संगमरमर से था। तो काला संगमरमर पत्थर हमको बैसलाना जयपुर से मिलता है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सफेद है, लाल है, हरा है, पीला है, काला है, गुलाबी है, बादामी है, सतरंगी है, वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं।
मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थर की किस्म क्या है? जो मकराना में हमको संगमरमर का पत्थर मिलता है उसकी किस्म जो है किस प्रकार की है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम और मार्बोनाइट। लगभग जो है आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम जो है मैं आपको यहाँ पर प्रश्न और ऑप्शन के साथ में देता हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर पत्थर की जो है यहाँ पर किस्म क्या है? तो संगमरमर की किस्म जो है यहाँ पर हमको मिलती है वो अभी हमने बात करी थी, अगर आप लोगों को पता है पिछली स्लाइड में हमने बात करी, वो हमारी है कैल्साइट। कैल्साइट प्रकार की हमको जो है किस्म हमको मिलती है मकराना में जो मिलता है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर जो है सफेद संगमरमर जो है, सफेद संगमरमर जो है हमारा यहाँ पर कैल्साइट प्रकार का होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता? तो इनमें से किसका निर्यात जो है यहाँ पर राजस्थान से नहीं किया जाता? जवाहरात, सीमेंट, मार्बल और खाद्यान्न। तो इनमें से वह कौन सी चीज है जिसका निर्यात हम राजस्थान से नहीं करते हैं? तो राजस्थान से नहीं करते हैं, तो राजस्थान से हम सीमेंट का निर्यात नहीं करते। ठीक है, बाकी जवाहरात का है, खाद्यान्न का है और मार्बल का है। तीनों का निर्यात हम करते हैं, लेकिन हम सीमेंट का निर्यात नहीं करते। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो इनमें से वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? सुनाई का पत्थर, चूने का पत्थर, बालू पत्थर और संगमरमर पत्थर। सर्वाधिक विक्रय मूल्य जो है इनमें से कौन सा पत्थर अर्जित करता है, ये आप लोगों को बताना है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य मतलब कि जो है बेचने पर जो है सबसे अधिक मूल्य इनमें से किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर संगमरमर जो है यहाँ पर थोड़ा महंगा है, तो संगमरमर से जो है सर्वाधिक विक्रय मूल्य हमको अर्जित होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन से शहर को जाना जाता है? कौन सी जगह को जाना जाता है? सिरोही, उदयपुर, जालोर और जोधपुर। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर है। और ग्रेनाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो विश्व में सबसे महंगा पत्थर जो नड़ता हमको जो है छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। और जालोर को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। काला ग्रेनाइट हमको कहाँ मिलता है? काला डेरा जयपुर से। पीला ग्रेनाइट पीथला जैसलमेर से। गुलाबी ग्रेनाइट जो है सिवाना बाड़मेर से। तो यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो है कौन सा मशहूर है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर है आपका जालोर। काला ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट और गुलाबी ग्रेनाइट मुख्य रूप से जो है हमको क्रमशः काला डेरा, पीथला व सिवाना। काला डेरा कहाँ पर है? जयपुर में है। पीथला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर। तो ये जरूर ध्यान रखें आप। काला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, पीला कहाँ मिलता है या गुलाबी कहाँ मिलता है। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो राजस्थान जो है यहाँ पर भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तांबड़ा, पन्ना, हीरा और उपरोक्त सभी। तो कौन सा बहुमूल्य पत्थर में एकाधिकार रखता है हमारा राजस्थान? तो ये तो ऑप्शन से भी आप एकदम इजीली एलिमिनेट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान जो है यहाँ पर किस बहुमूल्य पत्थर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है पन्ना और हीरा हमारे यहाँ पर है नहीं, तो तांबड़ा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाए। तांबड़ा में जो है यहाँ पर हमारा राजस्थान जो है यहाँ पर एकाधिकार रखता है। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटड़ा जो क्षेत्र है हमारा वो कौन से खनिज से संबंधित है? सीसा व जस्ता, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट और चांदी। जामर कोटड़ा क्षेत्र इनमें से किस खनिज से संबंधित?
तो जामर कोटड़ा आप लोगों को पता है काफी प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध। तो रॉक फास्फेट की अगर प्रमुख खानों की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जामर कोटड़ा अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो जामर कोटड़ा आपका कहाँ पर है? वो उदयपुर में। जामर कोटड़ा आपको कहाँ मिलता है? सबसे पहली बात तो उदयपुर में। दक्कन कोटरा, नीमच माता, बीसामल, बेलागढ़, भिंडर और जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी शहर समूह, जयपुर में अचरोल में रॉक फास्फेट का प्रयोग यहाँ पर रासायनिक खाद बनाने में किया। तो रॉक फास्फेट का प्रमुख मुख्य रूप से किसमें उपयोग होता है? रासायनिक खाद बनाने में। तो रासायनिक खाद बनाने में हम यहाँ पर रॉक फास्फेट का उपयोग करते हैं। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? इनमें से कौन सा शहर है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कोटा, पाली, ब्यावर और भीलवाड़ा। तो कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर जो है यहाँ पर भीलवाड़ा कहलाता है। कौन कहलाता है? भीलवाड़ा जो है हमारे राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करना। तो रिको जो है यहाँ पर 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो रिको के द्वारा जो है 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, उसका प्रमुख उद्देश्य जो है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। तो सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। रिको जो 4 औद्योगिक कृषि आधारित जो है उद्योगों का जो है यहाँ पर खाद्य पार्क जो है यहाँ पर विकसित करता है, वो कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा। कोटा, बोरानाडा, जोधपुर में, गंगानगर व अलवर। जयपुर, कोटा, अलवर व जोधपुर। जोधपुर, बीकानेर, अलवर व उदयपुर। तो किस जगह पर है ये हमारा यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो रिको जो है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पदार्थ खाद्य जो है पार्क विकसित करता है। वह हमको मिलता है कोटा में, बोरानाडा में, श्री गंगानगर में और अलवर में। तो कोटा में यहाँ पर अगर हम बात करें, तो पहला एग्रो फूड पार्क हमको यहाँ पर कोटा, रणपुर या राणपुर, कोटा में मिलता है। दूसरा बोरानाडा, जोधपुर। तीसरा उद्योग विहार श्री गंगानगर। चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र मैट, अलवर में। और पांचवा जो प्रस्तावित है वो निजी क्षेत्र का है, झालावाड़ में। ठीक है, तो झालावाड़ में जो है निजी क्षेत्र का पहला जो है एग्रो फूड पार्क होगा, ये जरूर ध्यान रखिए आप। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन यहाँ पर कौन से जिले में किया जाता है? अलवर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है यहाँ पर अजमेर में विकसित किया जाता है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई जो है यहाँ पर कहाँ पर स्थापित की? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई जो है कहाँ पर स्थापित की है? रूपनगढ़ अजमेर में, जौटवाड़ा जयपुर में, टोंक में और श्री गंगानगर में। तो भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की इकाई जो है इनमें से किस जगह पर स्थापित की? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की इकाई जो है हम यहाँ पर जो स्थापित की गई है भारत सरकार के द्वारा, वह स्थापित की गई है रूपनगढ़ अजमेर। एक हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, रूपनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। दूसरा, अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के किशनगढ़ के पार्क्स में विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर सही है? सही बताना है आप लोगों को। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है? तो रिको जो है हमारे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए, आप लोगों को पता होगा, कोटा में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में और जयपुर में नहीं करता। 4 तो करता है, लेकिन जयपुर की जगह कौन सा है वो, अलवर में करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पर सही है, अभी हमने बात करी थी रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है किशनगढ़ के पास में ही है, अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई स्थापित की गई। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई इनमें से किस जगह पर स्थापित की गई है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर और भिवाड़ी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा यहाँ पर घड़ी संयोजन की इकाई जो है कहाँ पर स्थापित की गई है, ये आप लोगों को बताना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई यहाँ पर अजमेर में स्थापित की गई। 3 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, अजमेर। वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। तो इनमें से वह कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, द इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। इसकी स्थापना हम चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से करते हैं, वह कौन सी कंपनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वह कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। कौन सी कंपनी है वह? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर हमको कांच उद्योग मिलता है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कौन से जिले में हमको कांच उद्योग मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कांच उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमको मिलता है यहाँ पर धौलपुर। ठीक है, ये जो प्रश्न है हमारे राजस्थान के एग्जाम्स में जो है हम बार बार पूछते हैं हमको, और ये जो सीरीज है आपकी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए, आप मुझसे यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। कमेंट जो आप लोग जो करेंगे, कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। और बाकी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर पूछ सकते हैं। और जब भी हमारी रेगुलर क्लास हो, लाइव क्लास की बात करूं मैं, 7:50 PM आज भी होगी आपकी क्लास। तो वह होती है स्पेशल क्लास। और रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर आपको मिलेगी यूट्यूब की क्लास, जिसमें हम टॉप 50 करंट अफेयर्स जो है आज की क्लास में करेंगे। बाकी रेगुलर आप जो है आपको यहाँ पर मिलती है 9 बजे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 VB रेफरल कोड आप जरूर उपयोग में लें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी में फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।